नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं सीटेट 2029 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता है कि सीटेट की जो प्राइमरी लेवल की क्वेश्चंस है वो अधिकतर बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी आज हम सीरीज करेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित भी होंगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये आपको आगे के लिए एक फीडबैक दे देंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से पोर्शन से आ रहे हैं, इस कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। थोड़ा सा मैं फोन बड़ी कर देती हूँ। ये अब आप देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पूछ रहा है कि कैसे आप बच्चे को कनेक्ट करेंगे आपके पर्यावरण से। अब आप मुझे बताइए कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। पर्यावरण बेसिकली क्या होता है, हमारे चारों ओर का जो परिवेश होता है। पर्यावरण के कई सारे प्रकार होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण भी होता है, आर्थिक पर्यावरण भी होता है और जैविक पर्यावरण भी होता है। इन पर्यावरणों में एक होता है प्राकृतिक, जो हमारे आसपास के परिवेश की चारों ओर की चीजें होती हैं। पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सारी चीजें, ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। मानव निर्मित पर्यावरण कैसे होता है। देखिए, पर्यावरण बेसिकली क्या है, परिवेश बेसिकली क्या है, हमारे चारों ओर का परिवेश। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे सामाजिक पर्यावरण की, आर्थिक पर्यावरण की या शैक्षिक पर्यावरण की, तो हम अगर सीटेट के सवाल कर रहे हैं तो हमारे लिए शैक्षिक पर्यावरण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शैक्षणिक पर्यावरण के अंतर्गत दो सबसे इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है स्टूडेंट। शिक्षक और स्टूडेंट। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों घटकों के बीच में ये शैक्षणिक पर्यावरण का एक घटक, ये शैक्षणिक पर्यावरण के दो घटक हैं, शिक्षक और स्टूडेंट। अब इसी में से सवाल पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। और आपके सामने ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं करना, कक्षा निर्देशन करना, किस्से कहानियां या पाठ्य पुस्तक का पठन। आप मुझे ये बताइए कि पाठ्य पुस्तक के सिर्फ पठन द्वारा क्या कोई भी बच्चा अपने आसपास के परिवेश से परिचित हो सकता है, जब तक उन परिवेश का वो आकलन नहीं करेगा या उसके बारे में कहानियां वो नहीं सुना होगा। आप जब छोटे से बड़े हुए हैं तब भी आपको बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं कि आपके दादाजी ऐसे थे, आपके परदादा ऐसे थे। तब आपके अंदर कुछ इनबिल्ट होता है, कुछ गुण इनबिल्ट होते हैं कि हमें एथिक्स सीखना चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं किससे, ये सारी चीजें आती हैं स्टोरी टेलिंग से, किस्से कहानियों से। और वही हमारा परिवेश निर्मित करती हैं, चाहे वो कैसा भी परिवेश हो। तो अगर हम शैक्षणिक परिवेश की बात कर रहे हैं जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो अगर बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, किस्से और कहानियां। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण है वो परिवेश से बनता है और हमारा परिवेश किसी भी पाठ्य पुस्तक की मात्र रीडिंग से नहीं आ सकता। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा निर्देशन, कक्षा निर्देशन कौन से आपके परिवेश का निर्माण करेगा, आप बताइए। कक्षा में आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, वो 40 स्टूडेंट्स आपके परिवेश का सिर्फ निर्माण कर लेंगे क्या? उन 40 लोगों के बीच में रह के कोई बच्चा अपने आपको इनबिल्ड कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा किस्से और कहानी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। क्या बोला है? सच नहीं है, गलत है। बेसिकली कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब कि गलत है। आपके सामने ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ईवीएस का टॉपिक होता है जब, तो हमने कब ईवीएस का टॉपिक आपने पढ़ना चालू किया है? जब हम छोटे थे, सेकेंड क्लास से ऑफ कोर्स चीजें शुरू हो जाती हैं ईवीएस पढ़ना। अब तो और शुरू हो जाती हैं आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में एलकेजी यूकेजी से। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। क्या है परियावरण की परिभाषा? आपके चारों ओर का परिवेश। तो अगर ये ऑप्शन में है कि आपके परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की परिभाषा ही है अपने परिवेश को खोजने का अवसर देना। तो ये हो जाएगा राइट। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके चारों ओर का परिवेश ही पर्यावरण है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आखिर इस परिभाषा का अर्थ क्या है, इस परिभाषा का क्या मतलब है। तो क्या सिर्फ परिभाषाएं रटा देना या परिभाषाओं का वर्णन दे देना पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? वर्णन सिर्फ परिभाषाओं पर बल देता है, ये गलत है। पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है। एकीकृत कैसे है? अगर आप किसी
तालाब परितंत्र को देखते हैं, तालाब पारिस्थितिकी को देखते हैं, तालाब परितंत्र को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे घासें हैं, इन घास के बीच में छोटे मोटे जीव जंतु हैं। ये पूरा एक परितंत्र है जो कैसा है, जो एकीकृत परितंत्र है। मतलब अगर ये तालाब है तो तालाब बिना पानी के संभव नहीं है, और अगर पानी है तो जो जानवर रह रहे हैं वो बिना पानी की सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो घास है, ये जो घास है ये भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी बिना पानी के। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी पर्यावरण हो, कोई भी परितंत्र हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है किसी भी प्रकार से। पर्यावरण में देखिए, आपने पढ़ा उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता किस पर निर्भर है? उत्पादक पे। पेड़ पौधे कहीं ना कहीं सिंचित करने के लिए खुद को, खाद के लिए, ये सब किस पर निर्भर है? उत्पादक पे। और उत्पादक अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? उपभोक्ता पे। अब घटक अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पर्यावरण पे। तो ये जो पूरा हमारा परिवेश है वो पूरा एकीकृत परिवेश है। पूरा कैसा परिवेश है? एकीकृत परिवेश है, एकीकृत पर्यावरण का पार्ट है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, आप सब बचपन से ही पढ़ रहे हैं पर्यावरण, तो ये स्टेटमेंट को मुझे ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि ये बाल केंद्रित अध्ययन है। तो बेसिकली राइट आंसर क्या हो गया? 1 सही है, 3 सही है और 4 सही। तो रॉन्ग क्या हो गया कि इसका सिर्फ वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये गलत है। और पूछा ये है कि सच क्या नहीं है, तो सच क्या नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, ये रॉन्ग है। और सच नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण की रचना के ज्ञान में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए। पर्यावरण अध्ययन हम कर रहे हैं, मान लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ देना, बच्चों के अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और चौथा ऑप्शन है बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना। अब इसमें ये बोला गया है कि इस कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चुनिए। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चे की सक्रिय भागीदारी। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तब तक वो अपने परिवेश से परिचित नहीं हो सकता, पर्यावरण अध्ययन से परिचित नहीं हो सकता। पर्यावरण बेसिकली आपकी चारों ओर का परिवेश है, आपके पेड़ पौधे हैं, इन सब के बीच बारे में अगर बच्चा एक्टिव रूप से नहीं जानने की कोशिश करेगा तो पर्यावरण अध्ययन संभव नहीं है। तो मेन क्या है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी, ये भी राइट हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में क्या कक्षा की 4 दीवारी में रह के सीखा जा सकता है? बताइए, क्या कक्षा की 4 दीवारी में रह के सीखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण हमारे बाहर का परिवेश है। तो ये कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी राइट है। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालयीन ज्ञान से संबंध कर देना। मान लीजिए अगर बच्चे को ये पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर विद्यालय में ये बता दिया गया कि क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन कैसी प्रोसेस से देते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो जब ये ज्ञान मर्ज होता है तो ये जो पढ़ाई है पर्यावरण अध्ययन की वो और सर्वोच्च लेवल पे चली जाती है। तो पर्यावरण अध्ययन को के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंध करना, ये राइट हो जाएगा। तो और राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए, सी और डी। आपको मैंने सारी क्लियर बताए स्टेटमेंट की ये क्यों सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक और शिक्षक इनफ नहीं है? मतलब कि सिर्फ बुक्स और टीचर्स वो पर्यावरण अध्ययन के लिए इनफ नहीं है, क्यों? देखिए, आपके सामने जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, 64 नंबर है, इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही वह स्रोत नहीं होते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का भी विकास चाहता है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का भी अवसर देता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। अब आप बताइए कि सिर्फ इसमें इतना कहा गया है कि सिर्फ बुक्स और टीचर पर्यावरण अध्ययन के लिए सफिशिएंट नहीं होने चाहिए, क्यों? उसका रीजन पूछा है। उस रीजन के लिए आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। उसने क्वेश्चन में भी यही बोला है, वो क्वेश्चन भी यही है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक और शिक्षक स्रोत नहीं है, और उसी को इसमें रिपीट कर दिया है। तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा ना, जो उसने क्वेश्चन पूछा वही उसने ऑप्शन में दे दिया। दूसरा कहा है यह सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति को भी अनिवार्य बनाता है। तो
तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी चीज को सीखने के लिए सिर्फ बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ शिक्षक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो परिवेश भी इंपॉर्टेंट है जहाँ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और एक बच्चा सबसे ज्यादा समय बिताता है अपने परिवार में। वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की प्रक्रिया के दौरान सबसे ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ गुजारता है, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है। अगर सिर्फ पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान से बच्चे परिचित नहीं होंगे तो जो उनकी परवरिश है, जो उनके विचार हैं, जो उनके अनुभव है, उनके बारे में भी उन्हें जानने का अवसर मिलेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी कि क्यों आखिर जरूरी है पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा बच्चों को अन्य स्रोतों से भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। प्रश्नों और क्वेश्चंस का संचालन करने का उसका क्या उद्देश्य होता है? मतलब बेसिकली जब कोई क्वेश्चन हमको पढ़ाते हैं हमारे टीचर, तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कुछ पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद वो हमसे सवाल करते हैं। तो वो हमसे सवाल क्यों करते हैं ये पूछा गया है। तो उनके सवाल करने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों के खोजने को अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, और चौथा ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। देखिए, एक टीचर जो होता है वो कभी अपने बच्चों में विभेद नहीं करता है कि कौन बहुत मेधावी छात्र है, कि कौन बहुत ऐसे कि पढ़ने में अच्छा बच्चा नहीं है। अगर कोई अच्छा टीचर है तो वो सारे स्टूडेंट को इक्वल रख के ही पढ़ाएगा। वो हमेशा उस स्टूडेंट को लेके ही सोच के पढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा कमजोर है, ताकि उस तक भी चीजें पहुंचे। तो ये स्टेटमेंट है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, मतलब भेदभाव करना, इस आधार पर टीचर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करता है। वो क्वेश्चन इसलिए करता है क्योंकि जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसमें बच्चों को वो आकलन करने का अवसर दे सके, या बच्चों में इस चीज का विकास कर सके वो, कि बच्चे खोजने की जो उनमें प्रवृत्ति है उसका निर्माण हो। तो ऑप्शन आप देखिए, बच्चों की कौशल का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर देना, और उनकी अपनी अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चे खोजेंगे राइट आंसर तो बच्चे अभिव्यक्त कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि सर ये राइट आंसर होगा जो आपने पढ़ाया था। तो बेसिकली ये तीनों सही होंगे, कि उनकी कौशल का आकलन करना कि कितना जल्दी वो अडॉप्ट करते हैं चीजों को, उनको खोजने के अवसर देना, और उनकी अभिव्यक्ति के भी अवसर देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, बी और सी तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना स्वआकलन है। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना, ये स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना क्या प्रक्रिया होती है? सीखने का आकलन में करना, सीखने के लिए आकलन करना, या सीखने के समान आकलन करना? बताइए। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर क्यों दिया जाता है? ताकि अगर बच्चा जिस स्पीड में सीख रहा है कोई चीज, उसी स्पीड में वो खुद का आकलन भी कर पाए। अगर कोई बच्चा ये चीज सीख रहा है कि पर्यावरण में पौधे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमारे बाहरी पर्यावरण को, तो ये इस चीज का आकलन भी कर पाए, तो उसी को कहते हैं स्वतः आकलन। कि बच्चा अगर कोई चीज पढ़ रहा है उसके बाद वो उसमें कितना एक्टिव है, तो उस चीज का जो आकलन कर पाए, सीखने के समान ही वो चीजों का आकलन भी कर पाए, वही आकलन होता है स्वयं का आकलन। कि वो किस स्पीड से चीजों को समझ रहा है, चीजों को आकलित कर पा रहा है, उसी को कहते हैं स्व आकलन, यानी सीखने के समान आकलन करना। अगला सवाल है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों का समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री दे देता है। शिक्षक बच्चों का समूह बनाता है, मतलब बेसिकली एक प्रोजेक्ट तौर पे ये देखा जा रहा है कि खाना खराब कैसे होता है, किण्वन की क्या प्रक्रिया होती है, क्या बेसिकली चीजें होती हैं जिससे खाना खराब होता है, उसके लिए एक समूह बनाया गया। तो सवाल ये है कि ये जो समूह है वो क्यों बनाया गया, क्या रीजन है समूह बनाने का? तो ऑप्शन है, यह एक सहपाठी अभिगम का समर्थन करता है, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण युक्ति। अब बताइए आपके अनुसार राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए?
जब कोई भी समूह बनाया जाता है प्रोजेक्ट के तौर पे, तो उसका एक बहुत बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है एक सामूहिकता की भावना का विकास करना, एक सहपाठिता की जो भावना होती है उसका विकास करना। तो जो पहला ऑप्शन है कि सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि एक यूनिटी का जो प्रदर्शन है वो होता है किसी प्रोजेक्ट को एक साथ करने का। ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया, 10 अलग अलग विचार, 10 अलग अलग घरों से आने वाले बच्चे, 10 अलग अलग मानसिकता के बच्चे, उससे बच्चे की सामाजिकता में वृद्धि होती है। इस वजह से ये राइट भी हो जाएगा। अगला है, यह बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल नहीं। एक बच्चा भी चाहे अगर उसे प्रोजेक्ट कार्य के तौर पे कोई चीज दिया जाए तो वो उसके सीखने में अवसर प्रदान करता है, वो सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाता ही है। तो ये जो बोझ के पर्यावरण का अध्ययन है ये गलत हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम प्रोजेक्ट को समूह में दे देंगे तो बोझ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। बिल्कुल नहीं। अगर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो अगर प्रोजेक्ट वर्क समूह में दिए जाते हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि वह अनुशासन को मेंटेन रखेगा। तो जो राइट आंसर है इसका 67 का वो क्या हो जाएगा, ए और बी। क्लियर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए क्या संकेतक नहीं होनी चाहिए? मान लीजिए आप कहीं गए, कहीं किसी, जैसे अमेज़न के वर्षावन साउथ अमेरिका में है, आप वहां गए, आपने उन वर्षावनों को देख के क्या आकलन किया? सबसे पहले तो आपने प्रश्न पूछा कि भाई ये जो अमेज़न के वर्षावन है वो इतने सघन क्यों है। दूसरा आपने क्या किया, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता याद करना, ये आप ऑप्शन है। अब पर्यावरण अध्ययन करने के लिए क्या रटना जरूरी है किसी चीज को? जैसे ऑप्शन ही यही दिया गया है, याद करना। तो क्या ये रटना जरूरी है पर्यावरण अध्ययन के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि रटना जरूरी है। तीसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। पर्यावरण अध्ययन क्या न्याय और समानता से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रश्न पूछना। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। इससे क्या होता है, चित्र पढ़ने से क्या चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं? देखिए, बेसिकली जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो हम उसका अवलोकन करते हैं। दूसरा, उस चित्र से बहुत सारी चीजें अभिव्यक्त होती हैं, हमारी बहुत सारी चीजें उससे अभिव्यक्त होती हैं। और तीसरा क्या होता है, हम उस चित्र को देख के विश्लेषण करते हैं। मतलब जैसे बेसिकली एक कोई चित्र है, उस चित्र को हमने देखा तो हमने इस चित्र को देख के क्या किया, अवलोकन किया। इस चित्र को देख के हमने क्या किया, इसका विश्लेषण किया कि ये चित्र आखिर बता किसके बारे में रहा है। तो इसके बारे में ये जो राइट आंसर है इसका कि चित्र पढ़ने के द्वारा क्या होगा, अवलोकन होगा, अभिव्यक्ति होगी, विश्लेषण होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। 69 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4। कि हम किसी चित्र को अगर देख रहे हैं तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उस चीज का अवलोकन कर रहे हैं, उस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है बताइए। आपको पता है कि बच्चों को क्या दी जाती है, स्कूल में रेटिंग्स दी जाती हैं, A+, B+। तो बच्चों में जो रेटिंग दी जाती है वो कैसे दी जाती है, A+, B++, ये सब। तो रेटिंग किसकी तकनीक होती है? रेटिंग बेसिकली होती है अवलोकन की जो टेक्निक होती है कि बच्चा कहाँ पहुंच पा रहा है किसी भी चीज में। हम जैसे IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें भी हम रेटिंग देते हैं। तो रेटिंग किसके लिए होती है, रेटिंग होती है अवलोकन के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अवलोकन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, तो रेटिंग स्केल का, रेटिंग में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन कराने का उद्देश्य क्या नहीं होता है बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है कि अगर पर्यावरण अध्ययन हम करवाएंगे तो वो किस उद्देश्य से नहीं करवाया जाता है बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, बच्चों को अपने हाथ से कार्य करने के लिए देना, पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, या परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है बताइए। क्या राइट आंसर होगा इसका आपके अनुसार? देखिए, पर्यावरण बेसिकली परिवेश का अध्ययन है, लेकिन पर्यावरण का अध्ययन हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने परिवेश का आकलन कर पाएंगे प्रॉपरली कि हमारा परिवेश कैसा है, क्या चीजें हैं। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़ के हम इस चीज का आकलन नहीं कर सकते हैं।
तो जो गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना, नहीं बोला है, नहीं है। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़ के हम पर्यावरण का अध्ययन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर। तो इस वजह से जो इसका इसमें पूछा है कि पाठ्य पुस्तक के अध्ययन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए? सिर्फ पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर उनकी परिभाषाएं प्रदान करना या उन्हें प्रोत्साहित करना। क्लियर? अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन ऑब्वियसली बच्चों में जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करता है। आपको पता है, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप के अवसर देता है, ये भी राइट आंसर है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करता है, क्या नहीं करता? तो ये जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण नहीं करता है। अगला है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोग अपने घर पर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने के घर बनाए हैं और ये घर 2 मंजिल के हैं और उन मंजिलों में वो जानवरों को भी रख रहे हैं। उन मंजिलों में क्या कर रहे हैं वो? पहली बात तो 2 मंजिली इमारतें हैं जहां वो जानवरों को भी रख रहे हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। इतने जिनके जो पेड़ हैं वो मोटे तनों के बनाए गए हैं। किस पर्वतीय क्षेत्र की बात की गई है? किस पर्वतीय क्षेत्र में लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाते हैं? आपने श्रीनगर में देखा है घर कैसे बने होते हैं? श्रीनगर के घर कैसे होते हैं? इसी का वर्णन है वो। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के घर होते हैं। बेसिकली 2 मंजिले घर होते हैं, डबल स्टोरी घर होते हैं। जानवरों को भी वो अपने यहाँ रखते हैं। जानवरों को रखने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वहां पे बेसिकली जो कम्युनिटी रहती है वो मांस की जो चीजें हैं उनका वो खाने में यूज करते हैं। इस वजह से वहां जानवरों का पालन सबसे ज्यादा किया जाता है। और इनके जो पेड़ होते हैं उनके तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया जाता है जो घर की छतें होती है। ये बेसिकली बात की गई है जम्मू और कश्मीर के रीजन की। ये किसकी बात की गई है? आपको क्या लगता है ये किसकी बात हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि ये जम्मू कश्मीर की बात। मैंने इसीलिए किया कि आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूं। इसीलिए किया था मैं कि आपको मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर सकूं कि बताइए कौन से घर हैं ये। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो इसमें थोड़ा सा 1 सेकेंड में इसको जूम कर दूं ताकि क्वेश्चन अच्छे से देखने लग जाए आपको। हाँ बताइए कैसे घर होते हैं और कहाँ के घर होते हैं? जहाँ के घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाए जाते हैं और यहाँ के लोग अपने साथ क्या रखते हैं? क्या रखते हैं अपने साथ? बताइए जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जम्मू कश्मीर। आपको क्या लगा? जम्मू कश्मीर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। यहीं के लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी या चूने के बनाते हैं और अपने घर की मंजिलों पर क्या रखते हैं? जानवरों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिटी पाई जाती है वो कैसी कम्युनिटी पाई जाती है? मांस का जो सेवन करने वाली कम्युनिटी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति पर विचार करिए। झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? बताइए झूम खेती के बारे में आपको क्या पता है? पहला, एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दी जाती है। एक जगह जो बांस खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जंगल जला देते हैं। जंगल को जलाकर जो राख को प्राप्त होती है उसको खाद की तरह उपयोग किया जाता है। या इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए झूम कृषि के बारे में राइट स्टेटमेंट क्या है? झूम कृषि के बारे में राइट स्टेटमेंट ये है कि एक फसल कट जाने के बाद जमीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यही होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि बेसिकली क्या होती है कि किसी क्षेत्र में लगातार उस भूमि का उपयोग करके वहां पे बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है। उससे होता क्या है कि वहां पे जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है। जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उस भूमि में तो उस भूमि को बंजर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वही कहलाती है झूम कृषि। दूसरा,
एक जगह दूसरा जैसे कथन है कि एक जगह बांस खरपतवार जंगल उगाता है, उसे उखाड़कर जला दिया जाता है। ये भी राइट है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि क्या किया जाता है, इसीलिए तो झूम कृषि की मनाही की गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि एक जगह फसल कटने के बाद कुछ समय तक उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो राख वाली बात है कि एक जगह बांस या खरपतवार उगाने पर उसे जला दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं। ये मैंने आपको पता है क्यों कहा, इसका रीजन ये था मेरा कहने का, क्योंकि ये चीज कंफ्यूज करती। झूम कृषि लोगों को लगता है कि उस जगह जो बांस या खरपतवार उगाती है वहां पे जो जला दी जाती है बांस खरपतवार, वही है झूमिंग कृषि। इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था उसे मैंने पढ़ा और उसे मैंने कहा आपको कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ आपको इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ बांस और खरपतवार की बात की गई है, और बांस खरपतवार जो जलाने की प्रक्रिया है वो झूम कृषि नहीं कहलाती है। झूम कृषि क्या है? एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना, यही झूमिंग कृषि है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल ए। राइट आंसर हो जाएगा केवल ए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसी वजह से मैंने अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे बोला था मैंने, ये जम्मू कश्मीरी होगा। मैं ये देखना चाह रही थी कि इस तरह से चीजें आपको लॉन्ग टर्म याद रहती हैं कि हाँ, इन चीजों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बांस खरपतवार है, इस वजह से ये झूम कृषि का हिस्सा नहीं है। क्लियर? केचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है? बताइए, केचुए किसानों का मित्र क्यों माने जाते हैं? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि किसानों का मित्र माना जाता है, क्यों माना जाता है? केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केचुए क्या करते हैं? पत्तियों को और पौधों को खाते हैं, और जो इनका मल है उससे खाद बनती है या जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा स्टेटमेंट है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती। गलत है, केचुए खरपतवार नहीं खाते। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल पाता है। देखिए, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट स्टेटमेंट है कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, और उससे फायदा क्या होता है कि जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल पाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। चलिए, अगला सवाल है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसा किस किस से बनता है? बेसिकली पूछा गया है कि कांसा किस किस का मिश्रण है। ये बात की गई थी कि कांसा किस किस चीजों से मिलता है। आप सबको पता है तांबा और टिन को मिला के कांसा बनता है। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि तांबा और टिन, इसको मिला के क्या बनता है? इसको मिला के बनता है कांसा। कांसे के बर्तन बनते हैं तांबा और टिन को मिलाकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तांबा और टिन का मिश्रण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तांबे और टिन का मिश्रण है। और ये कांसा के बारे में यानी ब्रॉन्ज के बारे में पूछा था, तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? तांबा और टिन को मिला के बनता है। क्लियर? चलिए, सेकंड पेज पे आते हैं। ये सेकंड पेज पे हम आ गए हैं। डायरेक्ट गूगल से क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल चीजें इशू होगा, उसे आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अगला सवाल है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आप मुझे बताइए, साउथ की मूवीज सब देखते हैं आप सब? साउथ की मूवीज, उन साउथ की मूवीज में नारियल जो बेसिकली कहाँ सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ दिखते हैं आपको? बताइए, नारियल के पेड़ कहाँ दिखते हैं? साउथ में दिखते हैं आपको। और जो टोपियोका है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टोपियोका, वो कहाँ का फेमस है? वो केरल का फेमस फूड है। नारियल के पौधे दिखते हैं ना, जब साउथ हम लोग जाते हैं या साउथ की मूवीज देखते हैं, वहां आपको नारियल के पेड़ दिखते हैं। वही नारियल के पेड़ के साथ, नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ये केरल का बहुत ज्यादा फेमस फूड है। तो याद रखिएगा, जो टैपियोका है वो कहाँ का फेमस फूड है? टैपियोका केरल का। क्लियर? चलिए,
अगला सवाल क्या भाई, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रीस, कोयला, डीजल, मोम। बताइए। आप सबको पता है कि पेट्रोलियम जब प्राप्त होता है उसके साथ बहुत सारी अदर चीजें भी प्राप्त होती हैं, जैसे मोम है, डीजल है, ग्रीस है। ये सब पेट्रोलियम निर्माण के दौरान प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो कोयला प्राप्त करने की एक डिफरेंट तकनीक होती है। जमीन से खोदा जाता है। आपने माइन सुनी होगी, लोग बहुत ज्यादा कोयले की खुदाई करते हुए माइंस में जाते हैं। वो खुदाइयां होती हैं और कभी कभी तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह भी हो जाती है, जिससे वो लोग दब भी जाते हैं मजदूर, और काफी ज्यादा चर्चा में आती है ये न्यूज। तो बेसिकली जो पेट्रोलियम है उससे क्या प्राप्त नहीं होता, तो उससे कोयला प्राप्त नहीं होता है। और उससे कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे मोम है, डीजल है, ग्रीस है। तो ये याद रखिएगा कि कोयला प्राप्त करने की डिफरेंट टेक्निक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। पूर्णिमा को बेसिकली कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? पूर्णिमा को पूछा गया है कि पूर्णिमा को कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। चलिए बताइए। पूर्णिमा को बेसिकली होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जी का जो जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार है। कौन कौन सा? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जी का जन्मदिन। ये तीनों पूर्णिमा के दिन मनाने जाने वाले त्योहार। हमारे अगला सवाल है, हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी जिन्हें कहते हैं, खेती के लिए जमीन पंचायत द्वारा एक मात्रक जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। और वो टिन क्या है? मतलब बेसिकली बात ये है कि एक पंचायत होती है, वो किसानों को आवंटित करती है जमीन कि आप इस जमीन में खेती करोगे। एक आदिवासी समूह है जो जहाँ की जो ग्राम सभा है, पंचायत है, ये एक आदिवासी समूह है जिसकी जो ग्राम सभा है यानी पंचायत है, वो क्या करती है, वो एक मात्रक या टिन के रूप में जमीन आवंटित करती है जिसमें लोग खेती करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। यह भूमि वो होती है जिस पर कोई किसान एक टिन का बीज बोता है। ये भूमि कौन सी होती है? ये मात्रक ये भूमि वो होती है जिस पर जो कोई किसान है वो एक टिन का बीज बोता है। क्योंकि देखिए क्या पूछा गया, हमारे देश के एक जंगल में, उस जंगल के लोग आदिवासी जिन्हें कहते हैं, खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा यानी पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा में दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, टिन कहते हैं। तो वो मात्रक क्या डिनोट करता है? वो मात्रक डिनोट करता है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है वो इस चीज का मात्रक कहलाती है। क्लियर? अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से रिलेटेड कि आप एक्स पर स्थित हैं, फिर आप वाई में 30 मीटर जाते हैं, तो फिर आप ये सारी चीजें, रुकिए इसे करते हैं हम लोग, इसे भी करेंगे। इसको थोड़ा सा सेट तो करेंगे ये। हाँ चलिए, आप एक्स पर स्थित हैं, हम एक्स पर हैं। ये कहा है आप एक्स पर स्थित हैं, हम एक्स पर हैं। आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, हम यहाँ मान लीजिए हम कहाँ हैं, हम यहाँ एक्स पर हैं और हमारा विद्यालय यहाँ वाई पर। ठीक है, आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, आप पहले ए पर जाते हैं। ए कहाँ है? एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर। हम कहाँ जाते हैं? एक्स से ए तक जाते हैं और एक है 30 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, उत्तर में ए। फिर आप बी पर जाते हैं और बी कहाँ है? ए के ठीक पश्चिम में, ए के पश्चिम में है बी। ठीक है भाई, पश्चिम में है बी। कितने मीटर दूरी पर? 40 मीटर दूरी पर। ठीक है, फिर आप सी पर जाते हैं। सी कहाँ है? बी के ठीक उत्तर में, बी के ठीक उत्तर में सी है, 30 मीटर की दूरी पर। ये भी ठीक है भाई। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो ठीक है सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर। मतलब यहाँ पे ये सी के पश्चिम में है तो ये 40 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इनका ये कहना है कि सी के पश्चिम में है विद्यालय। अब ये कह रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष, ये विद्यालय है, इस विद्यालय के सापेक्ष ये क्या है? स्कूल है, विद्यालय है ये भाई, ये स्कूल है। इस विद्यालय के सापेक्ष, और ये क्या है? आपका घर, ये होम। इस विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ये विद्यालय हो गया, ये घर हो गया। और घर मेरा कहाँ है बताइए? सबसे पहले तो वाई ऊपर है, मतलब विद्यालय मेरा उत्तर में है, और ये जो मेरा घर है ये दक्षिण में दिख रहा है आपको। और ये दिशा कौन सी है? ये दिशा है दक्षिण पूर्व, आपको दिख रही हो।
किस दिशा में है? ये पूरब दिशा में स्थित है, ये दक्षिण पूर्व में। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष जो मेरा घर है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्व में स्थित। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्देकी विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय में नहीं रखा गया है, क्यों? बताइए, सामाजिक विज्ञान के विषय में क्यों नहीं रखा गया है? पर्यावरणीय अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्देकी विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश की समग्र रूप से अपने परिवेश को समग्र रूप से देख सकें। अगर अपने परिवेश को वो समग्र रूप से देख सकेंगे तो ही पर्यावरण अध्ययन को कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो बेसिकली है वो किस बारे में है? वो इस बारे में बात की गई है अपने परिवेश के बारे में अध्ययन करना, अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में अध्ययन करना। तो उसे इसलिए नहीं रखा गया है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को अपने परिवेश का समग्र रूप से देखना, उन्हें उस देखने का अवसर देना। नीचे दिए गए शहरों में किस में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आप सबको पता है कि जो मध्य एशिया का जो रीजन है वहाँ रेगिस्तान है। जो मध्य एशिया है, जो ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें एशिया है, यहाँ पे मध्य एशिया है। मध्य एशिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे देश आते हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सारे जो मध्य एशिया के देश हैं वहाँ क्या है? स्पेशली रेगिस्तान बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो रेत के टीले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में। तो ये बात आप याद रखिएगा कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया के पार्ट में, और कहाँ? अबू धाबी में। अगला सवाल है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए। हमारे बड़े यह कहते थे कि अब से लगभग 25-30 साल तक पहले कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? कुएं क्यों सूख गए? बताइए, क्या लगता है आपको? कुएं क्यों सूख गए होंगे? क्या उनके कारण है? जैसे ऑप्शन दिया गया है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो झील नहीं है। पेड़ कुओं के आसपास के क्षेत्रों पर जमीन सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता। भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर पंप लग गए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्यों कुएं सूख गए? इसके 3 सबसे बड़े कारण है। पहला, कि जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा हुआ करता था वो अब है ही नहीं। पहला तो ये राइट हो जाएगा कि जहां झीलों तालाबों का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं। पेड़ों कुओं के आसपास के क्षेत्र की जमीन है वो अब लगातार सीमेंट, आप सबको पता है हमारे घर के निर्माण में सीमेंट, कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही है उसमें सीमेंट, तो इस वजह से वो जो जगह है, जो रोडें बनी है वो भी सीमेंट की बनी हुई है। अब हर जगह कहीं कच्ची रोड तो बची नहीं है, हर जगह सीमेंटेड रोड बन चुकी है। तो जो रोड है वो पूरी तरह से किससे ढक गई है? वो सीमेंट से ढक गई है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये गलत है कि कुओं का उपयोग कोई नहीं करता। अगर कुएं होंगे, कुओं में पानी होगा, तो भारत में आज भी पानी, पीने के पानी की बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो कुओं का उपयोग क्यों नहीं होगा भाई? लेकिन कहा गया है कुओं का उपयोग कोई नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर पंप लग गए हैं, ये भी सही है कि पंप लग जाने के कारण अब कुओं की जो प्रासंगिकता है वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? वो आपको बताना है। जैसे हम चीजें कैसे बनाते हैं, भोजन, आवास, काम और खेल, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो पर्यावरण अध्ययन का देखिए, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये हम अपने चारों ओर के परिवेश से ही बनाते हैं, परिवेश से ही सीखते हैं, तो ये पर्यावरण का पार्ट है। भोजन हमें अपने चारों तरफ के परिवेश से प्राप्त होता है, तो ये भी पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है। आवास, जहाँ हम रहते हैं, ये भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन जो हम काम करते हैं या खेल हमारा है वो हमारे पर्यावरण का पार्ट नहीं है। तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? काम और खेल। तो काम और खेल जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन के मुख्य थीमों में से नहीं है, ये बात याद रखना है। अगला आंसर है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है? पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या चीजें सच है, ये पूछा गया है। पहला, 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि एक नया विषय है। दूसरा है, एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, इससे मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। पूछा क्या है, सच क्या है? बताइए आपके अनुसार सही आंसर क्या होगा?
देखिए पर्यावरण सही आंसर है कि जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे हैं उनका जो संपादन है वो भाषा और गणित के माध्यम से होता है, बिल्कुल होता है। साइंस, मैथ्स बहुत ज्यादा बेसिकली पर्यावरण अध्ययन में उपयोगी साबित होती हैं। कैसे उपयोगी साबित होती हैं? अगर आप गणितीय चीजों को देखें या साइंटिफिक चीजों को देखें, तो जब हम इन्वायरमेंट स्टडीज करते हैं तो उसमें ये चीजें, भाषा और गणित, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कक्षा और 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में क्या सच है? तो सच ये है, क्या सच है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भाषा और गणित के माध्यम से चीजें संचालित होती हैं। ये राइट, क्लियर। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है, ये बताइए। राइट आंसर है, उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रोत्साहित किया गया है? ऑप्शन है, स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए संबंधों के विकास की समझ के लिए, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, या परिवेश के बोध में वृद्धि करने के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है, पूछा गया है कि पर्यावरण पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रोत्साहित किया गया है। तो थीम को इसलिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े और उनकी समझ विकसित हो। क्यों? ताकि जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनसे जुड़े और उनसे जो भी उनके बारे में समझ है वो धीरे धीरे स्टूडेंट की विकसित होती चली जाए। तो ये हमने किए हैं सीटेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 2029 के प्रीवियस ईयर के। इससे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रही हैं, और आपको जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कहाँ से चीजें कवर करनी है अपनी, और इनसे आपको ये भी पता चला होगा कि कौन से क्वेश्चंस अगर आपसे आ रहे हैं तो आप अभी किस तैयारी की किस लेवल पे। तो बस हम ऐसे ही अभी सीटेट की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे ही साथ बने रहना है। बिल्कुल ऐसी नई नई सीरीज आने वाली हैं, तो आप बिल्कुल क्लास में बने रहिए और चीजें ऐसे ही पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।